हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा यहाँ पे जेनेटिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो एक न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिक मिक्सचर। स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लेता हूं, है ना, फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ये साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। डिस्कवरी मैं बोल सकता हूं, डिस्कवरी तो क्या, हाँ डिस्कवरी की। और इसने इसको क्या बोला था, एसिड सब्सटेंस। इसने इसको क्या बोला था, एसिड सब्सटेंस बोला था। क्या कहा था इसने, एसिड सब्सटेंस। डिस्कवरी की और क्या बोला, एसिड सब्सटेंस इसने बोला। क्लियर है, एसिड सब्सटेंस इसने इसको बोला। और यहां की इसकी जो कहानी है, इस एसिड सब्सटेंस तो इसने बोला इसको, लेकिन यहां पे आपको याद क्या रखना है कि ये एसिड सब्सटेंस इसने एसिड सब्सटेंस बोला और ये कहां देखा था इसने, तो याद रखना WBC पल्स सेल्स में। पल्स सेल्स की WBC के अंदर देखा और इसको नाम क्या दिया, इसको नाम दिया उसने न्यूक्लिन। इसको क्या नाम दिया, नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, डिस्कवरी की उसने एसिड सब्सटेंस की। एसिड सब्सटेंस को मिला, एसिड सब्सटेंस की डिस्कवरी की कहां पर, WBC के पल्स सेल्स के अंदर, और उसको नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। कब, ये कब की बात है, डिस्कवरी इन्होंने की थी 1869 में। ठीक, फिर 1889 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अल्टमैन। अल्टमैन ने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। अल्टमैन ने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। अल्टमैन वही है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला था और माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का क्रेडिट भी अल्टमैन को जाता है। क्लियर है, इसने इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। अब यहां पे बहुत सारी लड़ाइयां हुई साइंटिस्टों के बीच में। कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड मतलब, कुछ लोग न्यूक्लिक एसिड में होता क्या है, डीएनए आरएनए। तो कुछ लोगों की कहानी, अब न्यूक्लिक एसिड, कुछ लोगों ने बोला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड है मतलब ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्या है, ये डीएनए से, मतलब डीएनए, मतलब उनका ये कहना था कि जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, ये आरएनए है या जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कई सारे साइंटिस्टों के बीच में लड़ाई हुई कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है। कुछ ने कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन दोनों है, कुछ ने कहा कि नहीं सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कुछ ने ये भी कहा कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए इसको लेके, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की। वो था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो हुआ ये 1928 में हुआ। इसको जीन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा गया है। इसने बोला कि ये जो डीएनए है ये क्या है, प्रोटीन है। इसने क्या बोला कि डीएनए है वो प्रोटीन है ना, डीएनए क्या है, प्रोटीन है। दूसरा एक साइंटिस्ट हुए जिसमें आया कौन, एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टी। स्पेलिंग देख लेना, एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट था 1944 का। ठीक है, एवरी मैकलॉड और मैकार्टी, 1944 का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने बताया कि जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन है। किसने बोला, एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने 1944 में। ठीक, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद आया हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, कब, 1951 में। ये जो था ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, याद रखना। इनका जो एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था और इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, नॉट प्रोटीन। उन्होंने बोला कि प्रोटीन नहीं है। क्लियर है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए इसको ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको याद रखना कि जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है। ये किसने बताया, तो हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट 1951 उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए है ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है।
अब कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि आरएनए जो है वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। देखो, हमने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस, हमने पढ़ा ना, मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस वो क्या होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, है ना। जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस, ये क्या है, आरएनए वायरस है। तो इसी आधार पर कुछ एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था फ्रैंकलिन कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंगर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कब, 1957 में, और इन्होंने बताया कि आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने बताया कि आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल की काम करता है इन टोबैको मोजेक वायरस। इसके अंदर इन्होंने बताया, किसने, फ्रैंकलिन कॉन्ट्रैक्ट और सिंगर ने 1957 में एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। टोबैको मोजेक वायरस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब आते हैं वापस न्यूक्लिक एसिड पर, है ना। न्यूक्लिक एसिड पर वापस आते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है ना। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वही अभी हमने डिस्कस की, डीएनए और आरएनए। 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, एक क्या होता है, डीएनए, और एक होता है आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, क्या, पहला होता है पेंटोस शुगर, ठीक। पेंटोस शुगर की बात करें तो यहां पे 2 तरीके की होती है। डीएनए में क्या हो जाएगा, आरएनए की बात करें तो डाई राइबोज पेंटोज शुगर, किसके अंदर, आरएनए के अंदर रहेगी। और सेकेंड बात करें तो डाई ऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, डाइऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, ये किसके अंदर, डीएनए के अंदर। 2 तरीके की शुगर है, डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। दूसरा होता है फास्फेटिक ग्रुप, फास्फेट ग्रुप क्या काम करता है, ये एसिड नेचर प्रोवाइड करता है, एसिडिक नेचर का होता है तो एसिड नेचर प्रोवाइड करता है। तीसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन, है ना। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं 2 तरीके होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो ये होता है, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिमिडिन, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना, हो सकता है आपको स्पेलिंग समझ में ना आए, है ना, तो जो बोल रहा हूं उसको फोकस करना, क्योंकि हमें जल्दी कवर करना है, एग्जाम नजदीक है, पास में है, तो जल्दी कवर करना पड़ेगा। तो प्यूरिन मतलब यहां पे क्या होता है, प्यूरिन के अंदर एडिनिन होता है और ग्वानिन होता है, एडिनिन और ग्वानिन, ठीक। पायरिमिडिन में क्या हो जाएगा, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोकाइनिन, 3 होते हैं, ठीक है। थाइमिन और साइटोकाइनिन डीएनए में, यूरेसिल और साइटोकाइनिन आरएनए में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए के अंदर क्या नहीं पाया जाता तो यूरेसिल, आरएनए के अंदर क्या नहीं पाया जाता तो थाइमिन, ठीक। तो ये होता है, हमारी कहानी यहां तक अभी कंप्लीट हुई। आगे हम डिस्कस करेंगे, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब यहां पे आ जाएगा पेंटोस शुगर, प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये इसको दोनों को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। और यहां पे अगर मैं बोल दूं पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप भी अगर ऐड कर दूं तो ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। या फिर मैं बोल दूं न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप, वो भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। अब यहां पे कहानी आती है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की। क्या आएगा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और ना ही पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन क्या आता है, तो डबल डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। कब, 1953 में। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया, तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन ने क्रिक ने दिया था 1953 में। डबल डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है क्या, ठीक है, ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 पेंटोस, यहाँ पे 5 और 3 पेंटोस इस तरीके से होते हैं। देखो क्या होता है, पूरी कहानी समझना है, कहानी से पूरी आपको समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा। ओ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स रहेगा यहाँ पे, ये C1 C2 C3 C4 एंड C5, ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है। 5 कार्बन रहेगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, 3 और 5 वापस जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे 3 के बाद आ जाएगा C5, C5 के बाद C5 C4 C5 C4 C3 C2 C1 और ये आ जाएगा O, ठीक है। 2 ही ले लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना करेंगे, 2 ही ले लेते हैं। फिर इस तरफ आप शुरू करोगे तो C3 C2 C1 C4 C5, ये आ जाएगा O। C5 वापस किससे जुड़ा हुआ रहता है, C5 C3 से जुड़ा रहता है। ये C3 C4 C5 C1 C2 और ये आ जाएगा O, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पे क्या होता है, एक तो सीधी सी बात, ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में जो गैप होती है, जो डायमीटर होता है, वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। क्या करता है, इन दोनों के बीच में जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 माइक्रोन होता है, ठीक है। डायमीटर मतलब एक हेलिक्स और 2 हेलिक्स, 2 हेलिक्स से दोनों हेलिक्स के बीच में क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉन का वो 20 एंगस्ट्रॉन डायमीटर होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल उसमें जुड़े रहते हैं। दोनों हेलिक्स जो है क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों हेलिक्स एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक, एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरा, अब ये दोनों यहां पे देखो, यहां पे क्या है, अगर मैं बात करूं, या अगर मान लो यहां पे क्या है, हमारा एडेनिन और थाइमिन है, ठीक है। अगर यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे क्या है, अगर थाइमिन है, एडेनिन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थाइमिन है, तो ये कितने डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, याद रखना। एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और अगर यहाँ पे मैं बोल लूं कि साइटोसिल है और यहाँ पे ग्वानिन है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ये याद रखना। तो ये दोनों जो एंटीपोडल है, ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। हेलिक्स जो रहते हैं वो किससे, हेलिक्स जो रहते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, अटैच रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन जो है डबल से जुड़े रहते हैं, ग्वाइनिन और साइटोसिन जो है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एडेनिन थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आरईओ एग्जाम में पूछा हुआ है शायद, है ना। तो ये है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे जो एक ये जो क्या है, ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये क्या है, बेस है, नाइट्रोजन बेस। तो एक बेस का जो यहाँ पे लेंथ होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक बेस का जो छोर होता है या एक बेस का जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल राइज जो होता है वो 3.4 होता है। यहां से यहां तक टोटल कितने बेस होते हैं, टोटल 10 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं, टोटल 10 बेस होते हैं। एक इसके अंदर 10 बेस होते हैं। तो सीधी सी बात है, 10 बेस की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई,
34 एंगस्ट्रॉन। 10 बेस की जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई 34 एंगस्ट्रॉन, मतलब पिच ऑफ द हेलिक्स बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है, इस पूरे को पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स की जो पिच है वो 24 एंगस्ट्रॉन की होती है। क्लियर है। और ये जो है मोस्ट कॉमन, ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म है, बी फॉर्म है, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। इसके और भी होते हैं, जेड वाला भी होता है, जेड फॉर्म भी होता है, इसका ए फॉर्म भी होता है, लेकिन बी वाला जो है मोस्ट कॉमन है। बस इतना ही आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है। तीनों पेंटोस शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस तीनों से मिलता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना A5, यहां से क्या होता है पेंटोस जुड़े रहते हैं, ये पेंटोस जुड़े रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपको नाइट्रोजनस बेस भी जुड़े हुए हैं और शुगर भी यहाँ पे रहता है। तो तीनों से मिलकर बनता है क्या है, पेंटोस शुगर यहाँ होती है डीएनए के अंदर, और ये फास्फेटिक ग्रुप जो होता है जो एसिड नेचर प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस भी जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद क्या रखना है कि हेलिक्स जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है, डायमीटर जो होता है 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। टोटल एक हेलिक्स के अंदर, मतलब एक, अगर आपको पिच ऑफ हेलिक्स की बात करोगे तो 10 बेस होते हैं, तो टोटल बेस की लेंथ कितनी होगी 34। दो बेस के बीच की गैप कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। बस इतना ही इसके अंदर पढ़ना है और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, इसके अंदर रेगुलेटेड होती है। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए की 3 प्रकार का होता है। ठीक है। आरएनए क्या होता है क्या नहीं होता है सब आपको पता है। राइबोस सुगर्स होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोलोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे होता है आरआरएनए। सबसे पहले बात करूं आरएनए की। दूसरा होता है हमारा टीआरएनए, स्मॉल टी लिखते हैं आरएनए, और तीसरा होता है एमआरएनए। ठीक। तो टोटल आरएनए का 80%, मैं अगर बात करूं टोटल आरएनए का 80% होता है, टोटल आरएनए का 80% होता है आरआरएनए। अगर टोटल आरएनए 100% है तो उसमें 80% जो होता है वो आरआरएनए होता है। आरआरएनए जो है मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल आरएनए है। ठीक है। इसको ये कहां पाया जाता है, राइबोसोम में, राइबोसोम के अंदर ये क्या होता है पाया जाता है, याद रखना राइबोसोम के अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। ठीक है। इसको राइबोसोम आरएनए भी कहते हैं। ठीक। ये क्या काम करता है, ये साइट प्रोवाइड करता है, साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर टीआरएनए एंड एमआरएनए को। टीआरएनए और एमआरएनए को साइट प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उससे समझ में आएगा। अभी बस देख लो कि आरआरएनए का टोटल 80% होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है, दोनों को, टीआरएनए और आरआरएनए को साइट प्रोवाइड करता है अटैच होने के लिए। और टीआरएनए की बात करें तो ये 10 से 15% होता है टोटल आरएनए का। इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इसको स्मॉलेस्ट आरएनए कहते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए कहते हैं। सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, सोल्यूबल आरएनए कहते हैं। ठीक है। ये क्या काम करता है, तो ये एंटीकोडन को ले जाने का काम करता है। ये क्या काम करता है, एंटीकोडन को ले जाने का काम करता है। टी टू ट्रांसफर ऑफ एंटीकोडन टू राइबोसोम, ये क्या करता है, ट्रांसफर ही नाम है इसका, तो ट्रांसफर ऑफ एंटीकोडन टू राइबोसोम। राइबोसोम को ये क्या करता है, एंटीकोडन ट्रांसफर करता है, ये याद रखना, राइबोसोम को एंटीकोडन ट्रांसफर करता है। एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए जो है 5 से 10% पाया जाता है। ठीक है। इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसको टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं, इसको टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। क्लियर है। ये क्या काम करता है, ये किससे बना होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए से बना होता है। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है उससे ये बना होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए से प्रोड्यूस होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए से ये प्रोड्यूस होता है। ये क्या काम करता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है। मतलब ये क्या काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कोडन। ये क्या रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कोडन, कोडन के फॉर्म में, कोडन के फॉर्म में, कोड के फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है, जो कहां से मिलती है, इसको डीएनए से मिलती है। डीएनए से जो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ये कोड के फॉर्म में रखता है, और इसको ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। टेम्पलेट मैसेज आरएनए 5 से 10% इसको कहते हैं। अब तीनों को थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से आरएनए जो है वो आपको यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन
एंड ट्रांसलेशन से समझ में आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और यहां से आ रही हो एसएडीओ में क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है कई बार, और एएफओ के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चंस यहां से पूछा हुआ है। देखो क्या होता है, मान लो हमने क्या किया, क्रोपली टोमेटो है ना, ये टोमेटो है, इसका जो कलर होता है रेड कलर, इसका जो रेड कलर होता है ये किसकी वजह से होता है, तो लाइकोपिन की वजह से। किसकी वजह से, लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से। ये पिगमेंट कहां से आते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है, तो एमिनो एसिड से। किससे बनता है, एमिनो एसिड से। कितने, 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड उससे बनता है, ठीक है, 20 प्रकार एमिनो एसिड से बनता है, सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का, उससे बनता है। अब यहां पे देखो, मान लो ये क्या है, यहाँ पे डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, डीएनए। डीएनए क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल किसको देगा, एमआरएनए को। मतलब यहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। डीएनए से जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये क्या हुआ, यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी कोड फॉर्म में, कोडन फॉर्म में। कोड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल आम आरएनए को देगा। ये आम आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा और किस तक पहुंचाएगा, राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आरआरएनए होता है, आरआरएनए को, ठीक। यहां क्या होता है, टीआरएनए। ये टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटीकोडन होते हैं। एंटीकोडन मतलब जो कोड कौन लेके आया, एमआरएनए लेके आया, उसको ये क्या करेगा, तोड़ेगा। ये भी जाएगा कहां पे, आरआरएनए के पास। तो यहां पे क्या देखो, आरआरएनए 80% होता है टोटल आरएनए का, ठीक है। ये क्या काम करता है, टीआरएनए और आरआरएनए को साइड देता है ताकि वो अटैच हो सके। यहाँ के अटैच होते हैं, तो ये क्या होता है, जो कोड लेके आता है उसको ये तोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोड बनते हैं, जैसे AUGTGC, मतलब ये क्या, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, ये क्या बनता है, ये जैसे कोड बनते हैं, ये कोड बनते हैं। ये कोड बनते हैं, क्या होता है, फिर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है ना। कोड बनते हैं जिससे प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, और उससे ये क्या बनते हैं, पिगमेंट बनते हैं। और पिगमेंट ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, ठीक है। मान लो ये AUG और TG ये कोड बना, ये कोड क्या होता है, लाइकोपिन पिगमेंट बना रहा है। लाइकोपिन पिगमेंट बना रहा है तो टमाटर का कलर क्या होगा, रेड हो रहा है इसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पढ़ा ना, आरआरएनए 80% आरआरएनए होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, इसको राइबोसोम के अंदर पाया जाता है क्योंकि राइबोसोम के अंदर होता है। ये क्या काम करता है, टीआरएनए और एमआरएनए जो आता है उसको साइड देता है, साइड प्रोवाइड करता है अटैच होने के लिए। यहाँ क्यों अटैच होगा भाई, एमआरएनए जो क्या लेके आ रहा है, कोड लेके आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, उस कोड को ब्रेक करेगा, एंटी कोड करेगा, जिससे तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। टीआरएनए 10-15% होता है, इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ट्रांसफर मतलब क्या कर रहा है, ये एंटी कोड को ट्रांसफर कर रहा है। एमआरएनए को मैसेज आरएनए करते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल को मैसेज कर रहा है, ले जा रहा है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने क्या बोला, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए। तो यहाँ पे, और एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। यही पूछा जाता है कि डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, क्लियर, ये दो चीज। लेकिन एग्जाम में उल्टा पूछा गया था, उल्टा पूछा गया था, याद रखना। उल्टा क्या पूछा गया था, मैं यही लिख देता हूं, एमआरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यही एग्जाम में पूछा गया था कि एमआरएनए से वापस डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यही एग्जाम में पूछा गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उल्टा पूछ लिया था, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, क्लियर। तो ये हमारा डीएनए आरएनए भी कंप्लीट होता है। नाउ अब बात आते हैं किस पे, डीएनए। थोड़ा सा रेप्लिकेशन देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हालांकि हमने पढ़ लिया था, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, देखो ये है, मान लो यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड है। इस पेरेंट स्ट्रैंड से क्या बनना, न्यू स्ट्रैंड का बनना, ठीक। पेरेंट स्ट्रैंड है डीएनए का, ये डीएनए का क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है, उससे न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पता है हमने पढ़ा था मियोसिस और माइटोसिस। हमने माइटोसिस पढ़ा था, तो माइटोसिस के अंदर 100% डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, कहां पे, एस फेज में। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, मियोसिस में 99.7% तो होता है एस फेज में, इंटरफेज में, और 0.3% जो होता है वो कहां होता है, जाइगोटिन में।
क्या होता है, जाइगोटीन के अंदर होता है ना, ये हमने पढ़ा है। अब वो डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, तो ये मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी है, बस वो याद रखना है ना। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी दी थी किसने दी थी, ये वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में, जिसको बोला था सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यही एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है मोस्ट ऑफ दी वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है, यही मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और ये किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। देखो हमने पढ़ा है यहाँ पे क्या, ये इस तरीके का हमारा डीएनए होता है, ठीक, तो यहाँ पे ये बेस होते हैं। मेन चीज आपको क्या याद रखना है, मेन चीज आपको क्या रखना है, डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए रेप्लिकेशंस होगा ही तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही होगा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, या यही इसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर ये हमारा मतलब सेमी कंजर्वेटिव, मतलब कि यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि ये 50% पेरेंट है तो 50% नया आ जाएगा, यहाँ पे 50% जो है पेरेंट का है और 50% जो है न्यू बनेगा। सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स इसी को बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मतलब 50% पेरेंट से आएगा, 50% नया बनेगा, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा, ये हमने बोला ये इस तरीके से बनता है, ठीक है, यहाँ पे गैप हो जाती है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनता है और यहाँ पे एक ये इस तरीके से स्ट्रैंड बनता है। तो ये जो स्ट्रैंड होता है जो कंटिन्यूअसली बन रहा है, जो कंटिन्यूअस होता है, जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है, उसको लीडिंग बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो डिसकंटिन्यूअस, ये जो बन रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये बन रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है, इसको बोलता है लेगिंग, इसको लेगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम से काम करते हैं, जैसे मान लो एक होता है हेलिकेज एंजाइम, बस यही याद रखना, हेलिकेज एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है, हेलिकेज एंजाइम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। क्या काम करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, बस इतना याद रखना आपको। क्या याद रखना कि जो हेलिकेज एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, उनको तोड़ने का काम करता है वो, ठीक है। हाइड्रोजन हेलिकेज एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, ठीक। और एंजाइम्स होते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होते हैं, लाइगेज डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, एक होता है लाइगेज, ये लाइगेज एंजाइम, ये लाइगेज एंजाइम जो होता है ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है, डीएनए को ऐड करता है, जोड़ता है, डीएनए को ऐड करता है, जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है, 3-4 एंजाइम आपको याद रखना है यहाँ पे। हेलिकेज हो गया, लाइगेज हो गया, पॉलीमरेज जो है डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है रेप्लिकेशन के लिए, लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने का काम करता है, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक गायरेज एंजाइम होता है जो नेगेटिव सुपर कोइलिंग बनाता है, ये गायरेज एंजाइम है जो नेगेटिव कोइलिंग करता है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग। देखो नेगेटिव सुपर कोइलिंग यहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइलिंग होती है, जिससे क्या होता है हाइड्रोजन उड़ता है और ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइलिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड लाइगेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लीडिंग एलिमेंट है ये ओकाजाकी इसको बोलते हैं, ये एक सेगमेंट बनता है, ये शॉर्ट सेगमेंट जो बना है लेगिंग से, ये क्या है, शॉर्ट सेगमेंट है, शॉर्ट सेगमेंट है, इस शॉर्ट सेगमेंट को ओकाजाकी बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये याद रखना। शॉर्ट सेगमेंट जो बनता है, यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यू है लेगिंग, यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, तो एक सेगमेंट जो शॉर्ट सेगमेंट बना उसको ओकाजाकी सेगमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कई सारे एंजाइम काम करते हैं, बहुत डिटेल है इसके अंदर, लेकिन इतना नहीं जाना, बस मेन चीज क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड से न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, इसमें 50% पेरेंट से आते हैं, 50 जो है नया बनता है। डीएनए का रेप्लिकेशन वाटसन और ग्रीक ने दिया था, मोस्ट एक्सेप्टेड है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है।
हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने के लिए है, और गायरेज एंजाइम जो क्या है सुपर नेगेटिव कॉइलिंग के लिए गायरेज एंजाइम काम करता है। तो ये इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद कोड की बात करते हैं, थोड़ा सा कोडान की। इंपॉर्टेंट नहीं है पर कोडान जो है याद रखना क्रिक ने 1958 में दिए थे। ठीक है, कोडान की जो बात करें तो ये क्रिक ने 1958 में, कोडान कॉन्सेप्ट जो है क्रिक ने। टोटल कोडान कितने होते हैं? टोटल 64 होते हैं। 64 क्या होते हैं? कोडान होते हैं, जिसमें से 64 में से जो है 61 जो है वो एसेंशियल है या 61 है जिनका यूज होता है किसके अंदर? एमिनो एसिड में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कोडान या फिर सेंस कोडान। 61 जो है उनको हम सेंस कोडान बोलते हैं। सेंस कोडान बोलते हैं जो क्या होता है जिसमें 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी बचे कितने? 3 कोडान। 3 कोडान जो होते हैं वो नॉनसेंस होते हैं, नॉनसेंस कोडान होते हैं। उसमें कौन सा है? तो UAA, UAG और UAG और एक और कौन सा है? UGA, UAG और UAG और UGA, ये 3 कोडान होते हैं जो नॉनसेंस होते हैं। क्लियर है? अब 3 कोडान नॉनसेंस होते हैं और एक जो कोडान होता है वो नॉनसेंस कोडान, और इनको क्या बोला जाता है याद रखना है, नॉनसेंस कोडान को स्टॉप कोडान भी बोलते हैं, स्टॉप कोडान भी बोला जाता है, ये टर्मिनल कोडान भी बोला जाता है। क्लियर है? सेंस कोडान में एक कोडान ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं AUG कोडान। ये होता है हमारा सिग्नल कोडान, ये सिग्नल कोडान होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको इसके अंदर पढ़ना और कुछ नहीं। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आता भी नहीं है, पर अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कोडान किसने दिया? कॉन्सेप्ट क्रिक ने दिया 1958 में। कोडान में टोटल 64 कोडान होते हैं, जिसमें 61 सेंस कोडान है जिसके अंदर एमिनो एसिड होता है जो कहीं ना कहीं पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 जो होता है नॉनसेंस होता है, कौन कौन से याद रखना? UAA, UAG और UGA। एक होता है उसमें से AUG जो सिग्नल कोडान होता है। क्लियर है? तो ये हमारे कोडान खत्म है। अब बात